जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हमारा एक नए सेगमेंट और नई क्लास जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। लोगों के जो रिक्वेस्ट थे वो जो हमारे साथी थे, तो उन्होंने कहा कि हमें क्लाइमेटोलॉजी की क्लास चाहिए और ओशियनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान की। तो हम कोशिश करेंगे कि जब तक हम जियोमॉर्फोलॉजी नहीं खत्म करते तब तक हम अभी एक सेगमेंट तो चालू ही कर दें, कौन सा, क्लाइमेटोलॉजी का। और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि समुद्र विज्ञान और भारत का भूगोल, जो हम कई बार कह चुके हैं कि भारत का भूगोल भी हमें स्टार्ट करना है, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जो है सहयोग करिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और जो है कोई भी चीज़ प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमें प्रतिक्रिया दीजिए ताकि हम अपने आप को सुधारें और आपके आपके तक जो हम बेहतर से बेहतर कोशिश भेज पाएँ, जिससे आपको डाउट ना रहे। तो अब शुरू करते हैं हम क्या, जलवायु जलवायु विज्ञान में। तो हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान में क्या है। सबसे पहले हम वायुमंडल की बात करें। कौन सा हमारा सेगमेंट है? जलवायु विज्ञान। तो अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर का चारों ओर का पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण, गैसीय आवरण क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। तो पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण, ये एक है तीव्रता की आप अलग परिभाषा देख सकते हैं। तो जिनको वायुमंडल की परिभाषाएं देखनी है तो वो अलग अलग जो है हम जो क्या कहते हैं, जो हमारे जलवायु विद हुए तो उन्होंने दी हैं, तो उनसे आप जाकर के देख सकते हैं कि लेकिन एक मैं एक सरल भाषा कि पृथ्वी के चारों ओर कई किलोमीटर तक फैला हुआ गैसीय आवरण, कई किलोमीटर या कई मीलों तक फैला हुआ गैसीय आवरण हमारा वायुमंडल कहलाता है। यानी गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये एक सुविधाजनक परिभाषा है जिससे सबको समझ में आ जाए। लेकिन जिनको बेहतर और इससे भी बेहतर चाहिए तो वो क्या करेंगे, वो आप सर्च करिए या तो फिर आप आपके पास कोई ना कोई जियोग्राफी क्लाइमेटोलॉजी की क्या होगी बुक्स है आपके पास, तो वहां से आप क्या कहते हैं परिभाषा पढ़ सकते हैं। अब हम वायुमंडल देख लिए कि वायुमंडल क्या होता है। अब हम थोड़ा सा जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा हम जलवायु और मौसम दो चीजें आती है ना। जलवायु विज्ञान में आप दो चीजें देखेंगे, एक तो जलवायु और दूसरा मौसम। अब ये क्या एक ही है या फिर अलग हैं, इन पर कुछ भिन्नताएं हैं, ये दोनों समान है? मैं कहता हूँ कि ये दोनों एक समान नहीं है। जलवायु अलग चीज है और मौसम अलग चीज है, ऐसा भी नहीं है। तो जलवायु और मौसम जो है वो उनमें भिन्नता तो है। कैसी भिन्नता है? तो देखो, पहले हम देख लेते हैं कि जलवायु व मौसम है क्या। जलवायु व मौसम है क्या? तो जो जलवायु और मौसम है, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु दशा, जलवायु दशा, ठीक है। किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु दशा या स्थिति का कालिक सूचक, कालिक सूचक कैसा, कालिक
किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु की दशा या स्थिति का जो कालिक सूचक होता है वही हमारा जलवायु या मौसम होता है। लेकिन अगर मैं ये कालिक सूचक की बात करता हूं तो ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है दीर्घकालिक दीर्घकालिक और एक होता है अल्पकालिक। क्या होता है? अल्पकालिक। तो जो हमारा जलवायु होता है वो दीर्घकालिक होता है और जो हमारा मौसम होता है वो क्या होता है? अल्पकालिक होता है। यहाँ तक बात समझ में है? जलवायु व मौसम क्या है? किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जलवायु की दशा या स्थिति, जो जलवायु दशा या स्थिति का कालिक सूचक है। कैसा? कालिक सूचक है। और इस कालिक सूचक में एक दीर्घकालिक हो सकता है और दूसरा अल्पकालिक हो सकता है। तो जो दीर्घकालिक होता है उसी को हम जलवायु कहते हैं और जो अल्पकालिक होता है उसे हम यहाँ पे मौसम लिखना है। तो जो अल्पकालिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मौसम बोलते हैं। तो हमारे जलवायु दशा की हमने दो स्थितियां देखी, एक जलवायु, दूसरा मौसम। दीर्घकालिक अल्पकालिक स्थितियां हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? दोनों स्थिति। अगर मैं जलवायु व मौसम की स्थिति की बात करता हूं, वायुमंडल में स्थिति है वो क्या रहती है? तो मौसम और जलवायु की जो वायुमंडल में स्थिति है वो क्या होती रहती है? बदलती रहती बदलती है। अगर मैं वायुमंडल में एक स्थिति या दशा की, वायुमंडल में एक स्थिति या दशा की बात करूं तो कुछ तत्वों से होती है। ये जो स्थिति होती है वो कैसे होती है? तो कुछ तत्वों से बनती है, कुछ वायुमंडलीय तत्वों से बनती है। क्या बनती है? कुछ वायुमंडलीय तत्वों से बनती है। क्या? वायुमंडल में एक स्थिति या दशा, स्थिति या दशा, एक स्थिति, वायुमंडल में एक स्थिति व दशा जो बनती है वो किससे बनती है? कुछ तत्वों से बनती है, वायुमंडलीय तत्वों से बनती है। वो जो वायुमंडलीय तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? ताप, आर्द्रता, दाब, है ना, पवन प्रवाह। ये जो कुछ तत्व होते हैं कौन से? वायुमंडलीय। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडलीय तत्व या तो जलवायु तत्व। क्या बोलते हैं? ये हमारे क्या है? इन्हीं हम ताप, आर्द्रता, दाब, पवन। तो ये हमारे वायुमंडल के जो तत्व होते हैं जिनसे हमारी जो जलवायु की स्थिति है या वायुमंडल में एक स्थिति या दशा जो होती है वो बदलती है। किनके कारण? इन तत्वों की वजह से, यानी ताप, आर्द्रता, दाब और पवन प्रवाह या इत्यादि। सिर्फ इतने नहीं, इत्यादि और जो भी कारक है उन सभी से। अब हम थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक दीर्घकालिक और एक अल्पकालिक। तो देखिए, मान लीजिए एक दैनिक है, दैनिक मान लीजिए कोई है, जैसे मान लीजिए एक दिन का टेम्परेचर, अपने किसी स्थान पे गए और वहां पे क्या कर दिए, एक दिन का टेम्परेचर लिए, तो वो किसके अंदर जाएगा? वो मौसम, क्योंकि एक दिन का। अल्पकालिक, अल्पकालिक यानी दैनिक, तो क्या बताया? वो मौसम बताया। लेकिन उसी को आपने 30 दिन तक लगातार किया और 30 दिन के बाद क्या किया? 30 दिन तक जोड़ा, उस मान लीजिए ताप ले लिया आपने कि यहाँ का टेम्परेचर, और रोज का आपने टेम्परेचर क्या किया? रोज को ऐड किया और 30 दिन के बाद उसको डिवाइड कर दिए, तो वो क्या हो गया? मासिक। अभी दैनिक था, मासिक था, क्या है? अल्पकालिक है। लेकिन अगर उसी को आप एक साल तक करते रहे और एक साल तक वो क्या होता रहा? जब आप एक साल तक का टेम्परेचर किए और सभी को एक महीना, 2 महीना, सभी 12 महीनों को जोड़ा और फिर आप जब 12 महीनों से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो वार्षिक टेम्परेचर आ जाएगा। तो ये वार्षिक टेम्परेचर क्या हो गया? एक दीर्घ अवधि हो गया। अब आपने ऐसे ही 10 सालों का ऐड किया और 10 सालों का औसत निकाल के तो 10 की टेम्परेचर हो जाएगा। तो किसी एक स्थान पर, यानी जो अल्पकाल में होता है, जो मौसम होता है,
और एक दीर्घकाल में। अंतर समझ में, एक दैनिक ये जो मौसम अल्पकालिक होगा, और जो अगर उसी की बात कर देते हैं कि वो 10 साल में क्या हो जाएगा, यानी रोज का जो मौसम होता है, रोज जो घटित होता है वो मौसम होता है, लेकिन वही 10 साल में, यही मौसम 10 साल में बताता है क्या होगा, वही हमारा जलवायु होता है, यानी दीर्घकाल में। तो ये मौसम ही जलवायु, ये कह सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है कि अतिसंयुक्ति होगी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये मौसम से ही जलवायु का निर्धारण हुआ, यानी कि आज का मौसम और कल का मौसम, इन सभी को देखा गया, वहां से जो है एक दीर्घ समय बाद हमें क्या पता चला, वहां की जलवायु पता चला। लेकिन मान लीजिए यहाँ का इस वर्ष की मैं बात करता हूँ, यदि आज का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ऐसा हुआ कि ये 50 साल तक 50 50 डिग्री है, और 10 साल बाद तक या 10 साल पहले तक कोई टेम्परेचर ऐसा नहीं हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, वो 10 की वृद्धि में बताया जाएगा कि वो 10 साल पहले, तो 10 साल बाद या 10 साल पहले, 10 साल बाद का नहीं, 10 साल पहले की जो हमारी जलवायु के बारे में जानकारी मिलती है, मौसम के बारे में जानकारी मिलती है, वो हमारा जलवायु होता है। तो जो हमारा मौसम होता है वो अल्पकालिक होता है, और जो जलवायु होता है वो दीर्घकालिक होता है। इतना समझ गए? इसके बाद अगर हम ये कहें कि, और एक एग्जांपल दे देते हैं, समझ में आ जाएगा कि जो जलवायु होता है, जलवायु यह होता है नहीं, लिखिए, जलवायु जलवायु यह है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं? अपेक्षा करते हैं। और जलवायु यह है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, और मौसम वह है जो आपको मिलता है। समझे? जलवायु यह है जिसकी आप अपेक्षा करते हैं, और मौसम वह है जो आपको मिलता है। मतलब समझ पाए कि नहीं? मतलब मान लीजिए आप राजस्थान, गर्मियों के समय राजस्थान आप घूमने गए, आप राजस्थान के नहीं हैं, आप मान लीजिए साउथ के हैं। तो आपको, आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, तो आपको ये लगा होगा कि यार राजस्थान है, यहाँ गर्मी है, यहाँ शुष्क है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी के सीजन गर्मी होगी यहाँ पर। आप राजस्थान गए, और जैसे ही आप गए, आपको पहले दिन ही बारिश मिल गई। आपने अपेक्षा क्या की थी? गर्मी। लेकिन आपको मिल क्या थी? तो अपेक्षा आपकी गर्मी थी कि वहां गर्मी होगी, लेकिन आपको मिलता क्या है? वर्षा। वो किन्हीं कारणों से वर्षा हुई होगी, लेकिन वो जो अपेक्षा थी वो गर्मी। तो जो अपेक्षा होती है वही हमारी क्या होती है? जलवायु होती है। और जो हमको मिल जाता है वो क्या हो जाती है? वो हमारी, वो हमारा मौसम होता है। तो आप समझ गए कि जलवायु और मौसम में इतना अंतर तो आप स्पष्ट कर पाए होंगे। तो अब हम फिर से कहाँ चले जाते हैं? चलते हैं वायुमंडल। तो वायुमंडल के हम उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि अब हम किसकी बात करेंगे? वायुमंडल। अब हम वायुमंडल के उत्पत्ति की बात करते हैं। किसकी बात करने वाले हैं? उत्पत्ति की बात करते हैं। तो जो वायुमंडल की उत्पत्ति है वो हमारे 3 चरणों में होती है। वायुमंडल की उत्पत्ति कितने चरणों में? तो वायुमंडल की उत्पत्ति 3 चरणों में हुई। अगर मैं ये तीनों चरण, 1, 2 और ये 3। पहला प्राथमिक चरण, प्राइमोर्डियल, प्रारंभिक, प्रारंभिक।
दूसरा क्या होता है, गैसीय उत्सर्जन। गैसीय उत्सर्जन या इसी को उद्भेदन कहा जाता है, डीगैसिंग। और तीसरा जो चरण होता है उसे हम रूपांतर कहते हैं, रूपांतरण। आगे हम समझेंगे। क्या हुआ, उन्होंने कहा जब प्रारंभिक वायुमंडल का जो है उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, उन्होंने कहा कि जब हमारी पृथ्वी क्या थी, उत्पत्ति हो रही थी, तो वो क्या थी, आग का गोला थी। तो उसी आग के गोले पर सबसे पहले जब वो ठंडी होना स्टार्ट हुई, तब उस पर जो है सबसे पहले क्या आया, पहला जो है प्रारंभिक वायुमंडल आया। और इस वायुमंडल में क्या मिला हमें, तो इसमें हाइड्रोजन और हीलियम। कौन सी गैस दो थी, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दो हमारे प्रारंभिक वायुमंडल में थी। और इस प्रारंभिक का हमारा जो प्रारंभिक हमारी वायुमंडल थी, वो कब, किस समय की बात है हम, तो ये हमारे हार्डियन काल की बात है, यानी सबसे पहला काल हार्डियन काल की बात है, जब हमें जो हमारे पृथ्वी है वो उसी समय उत्पत्ति हुई थी। तो उत्पत्ति के समय ही क्या हुई कि उस पर जो है हाइड्रोजन और हीलियम दो ही गैसों से वायुमंडल बना, ऐसा मानना है। और ये कब हुआ, हार्डियन काल में। लेकिन ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। ये जो हमारा वायुमंडल था वो नष्ट हो गया। रीजन क्यों नष्ट हो गया, तो रीजन इसलिए क्योंकि इस पर हाइड्रोजन और हीलियम, और हाइड्रोजन और हीलियम ये जो है सबसे हल्की गैसें हैं। हाइड्रोजन तो सबसे, और हाइड्रोजन के बाद हीलियम, ये दोनों सबसे जो है हल्की गैसेस थी। लेकिन जो हमारा वायुमंडल है, आज का जो वायुमंडल है, वो किस लिए आज बना हुआ है, क्योंकि वो पृथ्वी से और वायुमंडल के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उनको क्या किए हुए, पकड़ के रखे हुए है। ना तो हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल से हमारा जो वायुमंडल है वो नहीं भाग सकता, कहाँ से, पृथ्वी से। और जिस दिन भाग गया हम यहाँ मिलेंगे नहीं, समझ रहे हैं ना। तो ये हमारा नष्ट हो गया, रीजन गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल क्यों, क्योंकि जो हीलियम और हाइड्रोजन है वो हल्की थी, और इतनी हल्की थी कि इनको जो हमारा गुरुत्वाकर्षण था इनको पकड़ नहीं पाया। जो आज पकड़े हुए हैं वो उस समय नहीं पकड़ पाया था। और ये जब नहीं पकड़ पाया तो सौर्य आंधी, अभी हम आगे पढ़ाएंगे, तो जब वो आती है तो वो क्या करती है, वो एकदम धुआं कर देती है। क्या हुआ, ये उनको उड़ा ले गई, ये पकड़ नहीं पाया वायुमंडल, और वो क्या हो गई, हीलियम और हाइड्रोजन चली गई, जिससे क्या हो गया, पहला हमारा वायुमंडल नष्ट हो गया। अब इसके बाद जब हमारा दूसरा चरण आता है, दूसरा चरण कौन सा, गैसीय उत्सर्जन, उद्भेदन या डिगैसिंग का। तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारी पृथ्वी थी अब वो क्या हो गई थी, ठंडी हो चली थी। जो हमारी पृथ्वी थी वो क्या हो रही थी, ठंडी हो गई थी। कहाँ से, तो ऊपर ऊपर क्या हो गई, यहाँ ठंडी हो गई। कैसे ठंडी हो गई, इस पर लाखों वर्षों तक क्या हुआ, वर्षा हुई। लाखों वर्षों तक क्या हुई, वर्षा हुई, और वर्षा होती रही। और इस पर क्या हुआ, ठंडी हुई। अभी तो ठंडी बाद में होगी, हम वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करें, ये देखो ठंडी तो हो गई, ठंडी हो गई, और ये आंतरिक जो था, लेकिन अभी भी यहाँ क्या होता, हलचल था। हलचल क्यों हो रहा था, यहाँ की बहुत सारी गैसें थी, NH3, NH4, नहीं NH4 नहीं थी, NH3, NH4 है ना, हाइड्रोजन, ये सभी क्या थे, यहाँ पे थे NH2, NH3, NH4, मीथेन, हाइड्रोजन, H2O भी था, जल नहीं,
किसके रूप में? जल वाष्प के रूप में, वाइपर के रूप में, और भी बहुत सारे CO2, बहुत सारी गैसें थी। और ये बहुत सारी गैसें क्या हुई, इनका अचानक क्या हुआ, अत्यधिक गर्म हुआ। और अत्यधिक गर्म होने की वजह से क्या हुआ इसका, यहाँ पे यूरेनियम, थोरियम, इनका क्या हुआ, विखंडन हुआ। और यहाँ से ऊष्मा जो है बहुत ज्यादा सृजित हुई और इस पर विस्फोट हुआ। और विस्फोट से क्या निकला, यहाँ से गैसें रिलीज हुई। कैसे हुई, गैसें जो है वो आया वाइपर के रूप में, CO2 आया, है ना, H2O वाइपर के रूप में, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सभी गैसें क्या हुआ गए, ये सभी गैसें बाहर आई। कहाँ से, अंदर से। जब अंदर से बाहर आई, यहाँ से राख, धुआं भी निकला होगा। तो जब हमारे इस समय दूसरे चरण में वो हमारा ब्लास्ट की पृथ्वी जो हमारी क्या थी, पृथ्वी थी वो अंदर से ही हमारी क्या हो रही थी, अत्यधिक उष्मा सृजित कर रही थी। क्यों? क्योंकि वहां यूरेनियम, थोरियम जैसे जो विखंडित पदार्थ थे, जिनके विखंडन से उष्मा बहुत ज्यादा सृजित होती है। और ये क्या हुआ, एक समय ऐसा हुआ है कि ये ब्लास्ट की और ये कई जगहों से टूटी और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमारी गैसें जो है बाहर आ गई। और बाहर आकर के हमारा क्या बना, वायुमंडल, एक वायुमंडल, एक हमारा पृथ्वी का वायुमंडल बना। लेकिन यहाँ पर अगर मैं CO2 की बात करता हूँ तो 24%, क्या 24%। लेकिन यहाँ पे एक चीज की कमी रही, यहाँ पे हमारी O2 मुक्त रूप से O2 नहीं थी, मुक्त O2 यानी ऑक्सीजन फ्री ऑक्सीजन नहीं मिली। तो जब फ्री ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं आई, तो क्या हमारा जीवन संभव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन किसके लिए बना हुआ है, हम क्यों जिंदा हैं, क्योंकि हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, इसीलिए हमारा जीवन संभव है। अगर जिस दिन ऑक्सीजन नहीं रहा उस दिन हम नहीं रहेंगे, समझ रहे ना। तो यहाँ पे अभी भी हमें मुक्त ऑक्सीजन नहीं मिला, तो क्या यहाँ पे जीवन संभव है, नहीं। यहाँ पर जीवन, ऑक्सीजन नहीं है ये भी संभव नहीं है। लेकिन जो हमारा CO2 था वो 24%, आज कितना है, 0.036%, 0.036% है। और इतनी गर्मी कर रहे, CO2 चिल्ला रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है। उस समय 24% CO2 था, तो कितना गर्म रहा होगा, आप तुलना करिए कितना गर्म रहा होगा। क्या यहाँ जीवन था? अगर ऑक्सीजन भी होती तो क्या जीवन था, नहीं था। अब क्या हुआ, यहाँ पे अत्यधिक गर्मी थी, क्या हुआ, अत्यधिक गर्मी थी और सागर थे। अब अत्यधिक की वजह से क्या हुआ, जो वाइपर्स गए, वाइपर हुआ, वाइपर जलवाष्प तो था, जलवाष्प निकला और वो जलवाष्प क्या बना, बादल बना। इतना तो बन गया था कि बादल हमारा वायुमंडल, बस जीवन नहीं हो सकता था क्योंकि गर्म था और ऑक्सीजन नहीं थी। अब वहीं से डिस्टर्ब हुआ, वो सॉरी, वहीं से हमको क्या, अब ऑक्सीजन की देन आई। अब कई वर्षों तक, कई सालों, लाखों वर्षों तक क्या होती रही, वर्षा 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 होती रही और हमारी पृथ्वी क्या हो गई, जलमग्न। जब पृथ्वी जलमग्न हो गई और अब जो है इतनी बारिश हुई कि जो 24% हमारा क्या था, CO2, भारी गैसें, NH3 अमोनिया जैसी, मीथेन जैसी भारी गैसें, ये क्या हुई, इनका ह्रास हुआ। कैसे, जो हमारी NH3 थी वो अब नाइट्रोजन में बदल गई, रिएक्शन से किस में बदल गई, नाइट्रोजन। और जो हमारा CO2 था अब वो जल में घुल गया। भाई CO2 ऑक्सीजन को पकड़े हुए था, इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि वो पानी में क्या, कार्बन क्या हो गया, घुल गया। और यहाँ से हमें क्या मिला, मुक्त ऑक्सीजन, यानी CO2 हुआ तो ये क्या हो गया, H2CO3,
किसमें? जल में घुलित, जल में घुलित होकर के ये क्या बनाया? H2CO3, और यहाँ पर हमें मुक्त ऑक्सीजन भी मिल गई। तो क्या अब हमें ये रूपांतरण हुआ किसका? क्योंकि इस तरह से हमारी जो अमोनिया थी वो नाइट्रोजन में टूट गई, जो CO2 था वो जल में घुलित होकर के H2CO3 और मुक्त ऑक्सीजन दिया। इसलिए यहाँ पर रूपांतरण से क्या अब यहाँ पर जीवन संभव है? हाँ, जीवन संभव है। मानव जीवन संभव था? तो उस समय तो मानव जीवन संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ थी? अभी वो जल में मुक्त ऑक्सीजन आई थी। अभी हमारे वायुमंडल में, पूरे वायुमंडल में नहीं थी, कहाँ थी? सिर्फ जल में थी, क्योंकि जल में इतनी बारिश हुई कि जल में घुल गए कौन? कार्बन घुल गया, जिससे अब मुक्त क्या मिल गई हमको? ऑक्सीजन। तो क्या सबसे पहले जो हमारा जीवन आएगा वो कहाँ आएगा? सबसे पहला जीवन कहाँ आएगा? तो सबसे पहला जीवन हमारा जल में आएगा। सबसे पहला जीवन हमारा कहाँ आया? तो वो हमारा जल में आया। फिर जल में पहले कैसे आए? एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, अकशेरुकी, कशेरुकी, सरीसृप, पादप, जीव हुआ, पादपों का हुआ। लेकिन धीरे धीरे फिर मछली का हुआ, मछली आई, और फिर धीरे धीरे जब हमारे जीव, पादप, कशेरुकी, अकशेरुकी, ये तो जीव में मैं बता रहा हूँ, तो क्या उसी समय जो है वनस्पतियां भी हमारे स्थल में आने लगी होंगी? पहले छोटी घास रही होगी, रूखी घास, फिर और उससे थोड़े बड़े पौधे हुए, फिर धीरे धीरे हरी वनस्पति आई। इसी तरह से वनस्पति भी धीरे धीरे आई, और धीरे धीरे जब वनस्पति आई तब हमारे यहाँ स्थल खंड, यानी कि अब हमारे वायुमंडल में क्या आ गई? स्थल और वायुमंडल दोनों में मुक्त ऑक्सीजन आ गई। अब यानी कि जीवन संभव है। तो इस प्रकार से जो हमारा पहला वाला था वो क्या हो गया? नष्ट हो गया, और दूसरा जो चरण था उसी का रूपांतरण है, जो तीसरा जो चरण है, स्टेज है, उसी पर हमारा जो है वायुमंडल का निर्माण, जो हमारे जीवन को रहने योग्य बनाता है। तो जो हमारी ऑक्सीजन थी वो जीरो से स्टार्ट करके कहाँ तक आई? वो जीरो से स्टार्ट होकर के हमारी कहाँ आ गई? आज 21, लगभग 21% तक। और जो हमारा कार्बन 24 था वो घट के कहाँ पहुंच गया? 0.04 कह सकते हैं, 364 कह सकते हैं परसेंट पर अब। और जो हमारी अमोनिया कभी भारी गैस हुआ करती थी वो आज क्या हो गई? कम हो गई, और वो जो हमारा नाइट्रोजन है वो निर्माण हुआ। कितना? 78%। और नाइट्रोजन 78 क्यों है? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। अब अमोनिया होगी लेकिन अब नाइट्रोजन का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि अब जो क्या कहते हैं, अमोनिया है, NH3 है, वो भी तो कम हो गई ना, क्योंकि उसी से तो नाइट्रोजन बन गया। तो अब वो भी नहीं बची तो अब क्या कैसे बनेगा? तो समझ गए कि हमारा जीरो से स्टार्टिंग किया और अब बढ़ता रहेगा, और वही एक ऑक्सीजन ही है जो भविष्य में क्या होगी? बढ़ सकती है। बाकी तो सब घटेंगी। कार्बन, CO2, उसका भी जो है क्या होता है? ह्रास भी होगा और बढ़ोतरी हो सकती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं? तो जो वायुमंडल की उत्पत्ति आप समझ गए। तो वायुमंडल की उत्पत्ति समझ गए, तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं? तो अब हमें लगता है कि वायुमंडल की संरचना की बात करनी चाहिए। अच्छा, वायुमंडल का जो संरचना है वो कैसा है हमारा? अब हम संरचना की बात करते हैं, वायुमंडलीय संरचना की बात करें। तो वायुमंडल की जो संरचना होगी, अभी हमने पीछे देखा ना, उसमें क्या थी? गैस भी थे, गैस भी। तरल में क्या था? जलवाष्प था। ठोस में धूल कण थे, पराग थे, धुआं था, धुआं निकला हुआ, वो सभी धूल कण। तो जो हमारा संरचना है वो कैसे होती है? तो हमारी गैस, इसमें क्या हो सकते हैं? गैस, वायु में, वायु में गैस हो सकते हैं ना, गैस भी हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? ठोस भी हो सकते हैं। गैस प्लस ठोस प्लस तरल, इन्हीं का क्या है? आवरण। वही हमारी संरचना है। यानी कि गैस, ठोस और तरल से जो हमारा संरचना बनता है, इन्हीं से गैस में क्या आ जाएगी? अगर मैं गैस की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपकी O2, O3, ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन,
है ना, हीलियम, नाइट्रोजन, है ना, NH3, अमोनिया, मीथेन, और CO2, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी क्या है, ये हमारी गैसें हैं। अगर मैं O2 की बात करूं तो ये मानव के जीवन के लिए, ओजोन की परत करूं ये O2 है, इसमें ये जो हमारी क्या है, इसके बगैर क्या नहीं हो सकता हमारा, आग नहीं लग सकती। इसका ये है, मानव के जीवन में बहुत बड़ा अभिन्न हिस्सा है, इसके बगैर जीवन ही संभव नहीं। हाँ, O3 ये हमारी अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, इनको आने से रोकती है। H2 हाइड्रोजन, भविष्य का ईंधन। तो इनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा कि ये जो गैसों का क्या है, इनका कितना रिस्पॉन्स है। इसके बाद हम ठोस की बात करते हैं, तो ठोस में क्या हो जाएगा, जलवाष्प H2O वाइपर में, है ना, जलवाष्प के रूप में। तरल की बात करें, सॉरी, तरल में है ये तरल होगा। और ठोस की बात करें तो ठोस में आपका धूल कण, पराग, धूल कण, पराग, धुआं, समझ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे ठोस होते हैं वो गैस प्लस तरल को छोड़ दो तो सभी पदार्थ क्या कहलाएंगे, ठोस। सभी पदार्थ क्या होंगे, ठोस होंगे। यहाँ पे आप, यहाँ पे एरोसोल भी आता है, अगर आप नाम सुनेंगे ये लिख लीजिए, एरोसोल, सूक्ष्म बूंदें, तरल में ही है, तो H2O या एरोसोल वही है, एक ही बात है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। एक ये इसलिए मैंने लिख दिया कि आपको समझ मतलब जानकारी रहे कि एरोसोल। तो इस प्रकार से आप इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि ये जो हमारा O3 यानी ओजोन का क्या काम है, ऑक्सीजन का, और हीलियम, नाइट्रोजन कितना % है, कितने से कितने के बीच में पाया जाता है, ये वाली सारी चीजें आप देख लीजिएगा। अब जैसे ये जो धूल कण पराग कण होता है ना, जैसे प्रकीर्णन की वजह से हमारा जो धूल कण के जो वायुमंडल और धरातल के बीच में जो प्रकीर्णन की वजह से, किस वजह से, धूल कण की वजह से क्या होता है, प्रकीर्णन जब होता है तो इसी धूल कण की वजह से हमारा आसमान क्या होता है, नीला दिखाई देता है। और हमारा जो सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय जो हमारा सूर्य होता है वो कैसा दिखता है, लाल दिखता है, तो इसी की वजह से। तो गैस हुआ धूल कण का जो हमारा वर्णनात्मक प्रकीर्णन होता है, उसी की वजह से हमारा आकाश नीला दिखाई देता है। और जो सूर्य या सूर्य अस्त के, सूर्य उदय या सूर्य अस्त के समय जो सूर्य का लाल दिखना, इसी वर्णात्मक प्रकीर्णन किसका, गैस हुआ धूल कण। इतना समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम संरचना देखते हैं, तो ये कैसी है, अब ये इनका क्या है, आवरण है, तो वायु का ये क्या है, एक आवरण के रूप में। और आवरण के बाद अगर देखते हैं तो कहते हैं ये जो हमारे वायुमंडल की संरचना कैसी है, परतदार है। कैसी है, परतदार। लेकिन मैं कहता हूं कि इसी वायुमंडल में वायु भी गति करती होगी कि नहीं करती होगी। हमने मान तो लिया कि परतदार है, लेकिन यहाँ पर वायु भी तो गति कर रही है। गति करती वायु, तो जब वायु गति करेगी तो परत बनेंगे क्या, एक सोचने वाली बात है। आप पढ़ तो रहे हैं कि परतदार है, तो क्या है भी कि परतदार या नहीं परतदार है भाई, इसी पर परतदार बन गए वायुमंडल जो हमारा परतदार है, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या इस पर वायु की गति नहीं होती, होती है। जब वायु की गति होगी, आंधी आएंगे, तूफान आएंगे, तो क्या ये परतदार होगी कि सब मिक्स हो जाएंगे, ये तो सोचने वाली बात है, क्योंकि हम तो परतदार पढ़ रहे हैं। तो इस पर हम जो है विचार करते हैं कि ये परतदार भी है, मिश्रित भी है, या सिर्फ परतदार है, या तो परतदार नहीं है, सिर्फ मिश्रित है, क्योंकि जो हमारी वायु है वो गति कर रही है। मैं कहता हूं
कि यहाँ पे बना देंगे। मान लीजिए ये आपके पास एक गिलास है, ठीक है, आपके पास एक गिलास है और इस गिलास में ये कुछ चीजें मिक्स है। इस पे आपका पानी भी है, इस पर आपका शहद है और इस पर आपका तेल है। ये तीन चीजों का मिश्रण है। क्या है? इस पर तीन चीजों का मिश्रण है, पानी, शहद और तेल। अगर मैं कहता हूं कि इस गिलास को क्या किया जाए, हिलाया जाए, इस गिलास के जो मिश्रण को है हिलाया जाए, तो जब हिलाएंगे तो हो सकता है कि ये इसी स्थिति में रहे, सब इधर उधर मिक्स मिलेगा। और हो सकता है ज्यादा मिला दें तो शायद घुल भी जाए, तो ज्यादा नहीं हिलाइएगा अगर आप वो जो है अगर प्रयोग करिएगा। तो अगर हम पानी उस जो जिसमें ये सांद्रण है उसको अगर हिलाएंगे तो क्या उस पर परत बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, लेयर नहीं बन पाएगी। लेकिन अगर हम एक ऐसी स्थिति की गिलास है सॉरी, और इस गिलास को हम डाल दें और स्थिर रखें, यानी कि इसको हिलाए नहीं, तो हो सकता है कि एक परत ये बन जाए, फिर एक परत ये बन जाए और एक परत ये। ऐसी होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी, क्योंकि इसमें तेल सबसे ऊपर आ जाएगा, इसमें नहीं मिक्स रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम अस्थिर रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर हम अस्थिर रखते हैं तो वो मिक्स्ड हो जाता है। लेकिन हम अगर स्थिर रखें, इसको हिलाए नहीं, स्थिर रखें, तो क्या बन जाते हैं, परत। तो हमारा जो वायुमंडल है वो कैसा है, दोनों स्थितियों में है, परतदार भी है और अस्थिर भी है, मिक्स्ड भी है। यानी जहां हलचल होगी वहां क्या होगा, वहां मिक्स्ड होगा, और जहां हलचल नहीं होगी, स्थिरता होगी, वहां पर परतदार बनेगा। तो इतना समझ में आ गया कि जो हमारा वायुमंडल है वो परतदार भी बनेगा और जो है अस्थिर यानी कि मिश्रित भी बनेगा। कैसे? अब हम इस पर बात करते हैं। मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी की सतह। क्या है? पृथ्वी की सतह। मान लीजिए एक यहाँ पे आप क्या मान लें, दिल्ली मान लें, यहाँ पे यूपी, बिहार, अलग अलग क्षेत्र ले लिए। तो जब अलग अलग क्षेत्र ले लिए तो यहाँ के सभी के क्या हो जाएंगे, अलग अलग टेम्परेचर होगा, अलग अलग स्थिति होगी। लेकिन ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह से यहाँ से क्या होगा, यहाँ से उष्मा क्या हो जाएगी, ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे उष्मा होगी। तो उष्मा का यहाँ से क्या होगा, यहाँ से संवहन भी होगा, चालन भी होगा, चालन होगा, और चालन के बाद इसमें क्या होगा, संवहन भी होगा। समझ रहे हैं? जब उष्मा ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन आप ये देखिए कि यहीं पर आपको क्या मिलेगी, जेट धारा, जेट धारा, यहाँ से पछुआ, ये क्या हो रहा है, संवहन होगा और चालन होगा। और यहाँ से जेट और पछुआएं क्या चलेंगी, पवन चल रही, इधर को भी चल रही, इधर को भी चल रही। तो इससे क्या होगा, ये स्थिरता बनेगी, नहीं बनेगी, यानी कि यहाँ क्या है, हलचल चल रही। यहाँ तक क्या है, हलचल चल रही है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो क्या होती जाएगी, हलचल कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, हलचल कम होती जाएगी। और एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसी सीमा आएगी, इसी सीमा को हम 80 किलोमीटर की या कहीं कहीं आपको 90 किलोमीटर की सीमा मिलेगी। इस सीमा तक आने पर क्या हो जाता है, स्थिरता आ जाती है। क्या जाती है, स्थिरता आ जाती है। और यहाँ जो है हलचल रहता है, तो ये क्या होता है, स्थिरता होती है। तो जब स्थिरता होगी तो क्या होगी, परत दर परत होगी। तो अब देखो यहाँ से गर्म थी,
गर्म होकर के चीजें क्या ऊपर की ओर जाने लगी। लेकिन जो जितनी हल्की होगी वो उतना ऊपर जाएगी, जो जितनी हल्की होगी वो उतनी ही ऊपर गैसेस जाती हैं। तो जो अगर हम सबसे हल्की धातु सॉरी गैस की बात करते हैं तो कौन सी है? तो अब यहाँ पर क्या होगी, परत बनेगी। सबसे पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इस प्रकार से हमारी क्या हो गई, परतों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो स्थिति है वो क्या है, स्थिति स्थिर है, यहाँ पर कोई हलचल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब जो हवाएं हैं वो यहीं तक हो गई। ये जो हमारा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, सममंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सममंडल। और जो यहाँ स्थिरता देता है इसको हम विषम मंडल के नाम से जानते हैं। अब आपको समझ में आया कि जो हमारा 80 किलोमीटर, किसी किसी बुक में आपको 90 किलोमीटर भी मिलेगा, तो जो हमारा 80 किलोमीटर की सीमा तक का क्षेत्र है वो हमारा कैसा है, हलचल भरा है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सममंडल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिश्रित होगा कि नहीं होगा? ये हमारा जो क्षेत्र है कैसा होगा, ये हमारा क्षेत्र मिश्रित होगा। और यहाँ पर मिश्रित नहीं होगा, कैसे होगा, परतदार होगा। कैसे होगा, परतदार होगा, मिश्रित नहीं होगा। अगर मैं इस सममंडल की बात करूं तो ये सममंडल 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर ऊंचा जाएगा तो कौन कौन से आ जाएंगे, तो इस पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। ये तीनों मंडल इस सममंडल के अंदर, और इस पर दो ही बचते हैं, एक ताप मंडल और दूसरा, एक ताप मंडल और दूसरा बाह्य मंडल। ताप और बाह्य मंडल दो बचते हैं, जिस पर हम क्या कहते हैं कि जो विषम मंडल में बाह्य और ताप मंडल आते हैं, और सममंडल में क्षोभ, समताप और मध्य मंडल आते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये परतदार स्थित यानी कि हमारा विषम मंडल और सम मंडल। तो ये हमने जो देखा वो क्या देखा, ये वायुमंडल का क्या देखा हमने, सतह का अध्ययन देखें। तो ये हमारा क्या है, तो वायुमंडल के या वायुमंडल का वर्गीकरण देखें। वर्गीकरण का ही एक भाग है। एक ऐसे हम वायुमंडल को बांटते हैं जिस ये किस आधार पर, तो ये संघटन के आधार पर हमने बांटा। अब हम दूसरा जो देखने वाले हैं वो ताप ह्रास के आधार पर देखते हैं। तो एक हमारा क्या हो गया, एक हमारा ये हो गया, और दूसरा हमारा होता है ताप ह्रास के दर पर। ताप ह्रास दर पर किसका वर्गीकरण, वायुमंडल। वायुमंडल इसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये हम सीधा सीधा इस पे उन्होंने बंटवारा किया। ये हमारा जो सूचक है वो किसका है, ये हमारा ऊंचाई का, और ये जो है वो हमारा टेम्परेचर का यानी ताप का। ये जो ये वाला क्षेत्र है ये हमारा निगेटिव ताप को दिखाता है, और ये हमारा पॉजिटिव, यानी इधर प्लस में, यानी यहाँ पे इधर को ताप क्या होता है, ये बढ़ता है, और इधर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है। यानी कि इधर माइनस में टेम्परेचर जाता है, इधर प्लस में टेम्परेचर जाता है। तो उन्होंने कहा कि देखिए एक ये ऊंचाई की बात करते हैं कि ये 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर ऊंचाई तक एक उन्होंने क्षेत्र बताया कि इतने किलोमीटर तक एक जो है मंडल मिलता है जिसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। तो वायुमंडल की 5 परतें इसमें भी बताई। तो 5 परतें में एक क्षोभ मंडल,
दूसरा उन्होंने बताया कि दूसरा जो मंडल है उसको उन्होंने बताया कि इसको हम किस नाम से जानते हैं, समताप मंडल। समताप मंडल। और जो तीसरा बताया उसको उन्होंने मध्य मंडल। और जो चौथा है ये 400 किलोमीटर। अभी इन पे भी लिख रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं ताप मंडल, या इसी को हम आयन मंडल बोलते हैं। और इसके बाद ये होता है बाह्य मंडल। ये 5 मंडल आपको दिखे, क्षोभ, समताप, मध्य ताप और बाह्य मंडल। इसमें हम अगर ऊंचाई की बात करें तो जो क्षोभ मंडल होता है वो 15 किलोमीटर, और जो समताप मंडल होता है वो 50, और जो हमारा मध्य है वो 80 किलोमीटर। ये सभी किसमें है, किलोमीटर जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो हमारा वायुमंडल होता है इसको क्या बोलते हैं, तो एक्सोस्फेयर, तापमंडल इसे थर्मोस्फेयर, मध्यमंडल मेसोस्फेयर, मेसोस्फेयर, और जो समताप मंडल होता है इसे स्ट्रेटो स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, और जो हमारा होता है इसे हम बोलते हैं ट्रोपोस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो समताप मंडल होता है इसी पर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इस वाले क्षेत्र में, यानी कि समताप मंडल में ही एक और हम ओजोन मंडल, हमें कौन सी मंडल मिलता है, कौन सी परत मिलती है, ओजोन परत, ओजोन मंडल या ओजोन परत। किसमें है ये तो समताप मंडल में है। और ताप मंडल में भी एक मंडल मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल। यहाँ पे क्या मिलता है, आयन मंडल। समझ में आ गया। तो ये इस तरह से जो है ताप ह्रास दर, अगर मैं ताप ह्रास दर की बात करता हूँ, क्या ताप ह्रास दर की, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर टेम्परेचर क्या होता है, कितना वायुमंडल में, कितना, अगर आप 6 किलोमीटर ऊपर की ओर जाते हैं या माइनस की तरफ जो होता है ना, जो टेम्परेचर गिरने की बात कर रहे हैं हम, अगर टेम्परेचर गिरता है तो पर किलोमीटर में कितना जाता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है, गिर जाता है। ये कितना हम बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, एवरेज बता रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखो, क्षोभ मंडल में जो हमारा ताप होता है वो क्या होता है, गिरता है। क्षोभ मंडल में ताप क्या होता है, ये हमारा टेम्परेचर गिरता है लगभग 70 -70 डिग्री तक हमारा क्षोभ मंडल में टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है। क्षोभ मंडल में टेम्परेचर गिरने के बाद देखो ये क्षोभ मंडल गए, क्षोभ मंडल में टेम्परेचर हमारा क्या कर रहा है, गिर, क्योंकि ये निगेटिविटी है, निगेटिव निगेटिव की तरफ दिखा रहा है, यानी माइनस की ओर, और इधर को आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से गिरा, और गिरने के बाद ये क्या करता है, समताप मंडल में फिर से बढ़ने लगता है। यानी क्षोभ मंडल में टेम्परेचर क्या होता है, गिरता है, और फिर क्या होता है, ओजोन मंडल में फिर से टेम्परेचर क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और बढ़ने के बाद जब मध्य मंडल में आता है तो मध्य मंडल में थोड़ी देर तक क्या रहता है, स्थिर रहता है, थोड़ी देर तक स्थिर रहता है। और इसके बाद क्या हुआ, फिर से हमारा क्या होने लगता है, गिरने लगता है। और गिरने के बाद फिर यह कुछ समय तक के लिए स्थिर रहता है, किसमें, आयन मंडल यानी ताप मंडल में, और फिर से टेम्परेचर ताप मंडल में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और फिर बाह्य मंडल में टेम्परेचर क्या होता रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो ये हमारा क्या है, ताप, जो हमारा जो मंडल में ताप गिरता है वो समताप मंडल में बढ़ता है, फिर मध्य मंडल में गिरता है, और फिर जो है वो आयन ताप मंडल में या थर्मोस्फेयर में और बाह्य एक्सोस्फेयर में हमें क्या करता है, ये बढ़ता रहता है।
तो ये हमारा ताप ह्रास दर के बात थी कि जो 0 से 15 किलोमीटर जो हमारा क्षोभ मंडल, फिर समताप, मध्य ताप और बाह्य मंडल। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, आज वायुमंडल संरचना देखी। और वायुमंडल संरचना में हमने दो तरह से देखा, वायुमंडल का वर्गीकरण एक संघटन के रूप में और दूसरा जो हमारा ताप ह्रास दर के बारे में। अगर मैं वायुमंडल वर्गीकरण में संघटन की बात करता हूं तो इसमें क्या कहते हैं कि जो हमारे पृथ्वी की सतह है, तो इसमें क्या हुआ, दो तरह से हो सकता है, एक तो स्थिर हो सकता है, एक अस्थिर हो सकता है। तो स्थिर में क्या होगा, स्थिर में हमारा क्या होता है, वो परत बन जाती है, और अस्थिर में वो मिक्स हो जाता है। तो जब हमारी पृथ्वी की सतह है और मान लीजिए ये सतह का टेम्परेचर है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो ताप है वो क्या करेगा, ये इस पर चालन होगा, और चालन के बाद इस पर क्या हो जाने लगेगा, संवहन होने लगेगा, और संवहन होगा, और इसी क्षेत्र में क्या होगा, हवाएं चल रही होंगी। तो क्या करेगा, ये हवाएं और ये संवहन सब एक दूसरे में क्या होंगे, मिक्स होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की ओर जाने लगेगा, वैसे वैसे ये क्या होने लगेगा, स्थिर होने लगेगा, शांत होने लगेगा। और एक ऐसा सीमा आती है जिसे हम 80 किलोमीटर की, अधिकतम आपको हर किताबों में 80 किलोमीटर मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं आपको 90 किलोमीटर मिल जाता है। तो ज्यादा परेशान होने की कोशिश नहीं है, तो कोशिश नहीं करिए। 80 किलोमीटर तक की एक ऐसी सीमा आती है जहां पर क्या आ जाता है, स्थायित्व आ जाता है। यानी अब यहाँ पर इस 80 किलोमीटर के नीचे ही जो होगा, हलचल होगी, जो भी होना होगा होगा। लेकिन 80 किलोमीटर के ऊपर जो है हलचल वलचल क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। क्योंकि और जो हमारा जो 80 किलोमीटर के नीचे का जो क्षेत्र होता है उसी को हम सममंडल कहते हैं, और उसके जो ऊपर होता है 80 किलोमीटर के, उसको हम क्या बोलते हैं, विषम मंडल बोलते हैं। और विषम मंडल में दो ताप और बाह्य मंडल, ताप यानी थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर आते हैं, और इसमें सोम मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल आते हैं। तो इस प्रकार से, और जो हमारा विषम मंडल होता है उस पर क्या बनती है, परतें बन जाती हैं, और यहाँ पर जो हमारी गैसेस होती हैं वो परत में लग जाती हैं, लेकिन यहाँ निश्चित रहती है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, ताप ह्रास दर की बात करता हूं, तो ताप ह्रास दर में कैसे, जो औसत ह्रास दर कितनी है, 6.5 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर ताप क्या करता है, गिरता है। इस पर उन्होंने बताया कि मान लीजिए ये दो रो को एक्स और वाई कर लीजिए, ये वाई और ये एक्स। तो ये जो हमारा 0 से x है, ये क्या दिखाता है, ये टेम्परेचर को दिखाएगा और वो ऊंचाई को दिखाएगा। उन्होंने कहा कि 0 से 15 किलोमीटर तक क्या हुआ, 0 से 15 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल, किसके, ताप ह्रास दर की बात करते हैं। तो ताप ह्रास दर में 0 से 15 किलोमीटर तक की सीमा वाले क्षेत्र को क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, और उसके बाद 50 किलोमीटर क्षेत्र को समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, और 80 किलोमीटर यानी 50 से 80 मध्य मंडल, और उसके बाद जो 400 किलोमीटर तक का है उसे हम ताप मंडल या थर्मोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और 400 के ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो बाह्य मंडल, एक्सोस्फेयर के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए ये जो सेंटर में है, और सेंटर से इधर को यानी कि बाएं तरफ जाएंगे तो आपको निगेटिव यानी कि टेम्परेचर गिरता हुआ प्रतीत होगा, और अगर आप दाएं तरफ आएंगे तब आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। क्षोभ मंडल, जब क्षोभ मंडल में ऊपर की तरफ हम जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर, ऊंचाई की ओर जाएंगे, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है, और वो 15 किलोमीटर सीमा तक लगभग 70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, माइनस में चला जाता है। जैसे ही हम फिर ओजोन यानी कि समताप मंडल में पहुंचते हैं, समताप मंडल में पहुंचते ही कुछ देर तक तो स्थिर रहता है, लेकिन फिर से वो क्या होने लगता है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अभी क्षोभ मंडल में गिरा, अब ओजोन मंडल यानी कि जो समताप मंडल है उस पर क्या होगा, वो बढ़ने लगेगा, और इसके बाद वो मध्य मंडल में क्या काफी देर तक स्थिर रहता है, काफी समय, काफी ऊंचाई तक स्थित रहता है। और फिर जैसे जैसे हम मध्य मंडल में और ऊंचाई की तरफ यानी 80 किलोमीटर की जाएंगे, तब वो फिर से गिरने लगता है, और फिर 80 किलोमीटर के जब फिर ऊपर जाते हैं तब हमारा ताप मंडल आता है, और ताप मंडल में फिर से यानी ताप मंडल में फिर से क्या होता है, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ हमारा टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, और वो ऐसी स्थिति वायुमंडल में भी होती है। तो क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ने पर टेम्परेचर गिरता है, और फिर समताप मंडल में ऊंचाई के साथ बढ़ने पर
हमारा टेम्परेचर बढ़ता है और ओजोन समताप यानी ओजोन मंडल से जब ऊपर मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो मध्य मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर गिरता है। तो अब समझ गए ना कि ऊंचाई ये 15 किलोमीटर ऊंचाई जाने पर गिरा, ऊंचाई जाने पर बढ़ा, ऊंचाई जाने पर गिरा, ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता चला गया। तो आशा है कि आज आप समझे होंगे कि हमने वायुमंडल के बारे में बात की। तो कल हम सूर्य की बात करेंगे, सूर्य तप की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा और हमें प्रतिक्रिया दीजिएगा कि हमने कहीं पर अगर कमी रखी है तो उस पर हम जरूर पुनर्विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा वो गलती ना हो। तो आज आपके लिए इतना ही और फिर हम एक नए सेशन के साथ जुड़ेंगे जलवायु में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।